गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारा जो एनिमल किंगडम था, यानी जंतु जगत जो था, जो कि आपका एक प्रकार से दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, यानी दोस्तों सजीवों का जो वर्गीकरण का आपका चैप्टर था, उसी का एक पार्ट था जंतु जगत। और सेकंड पार्ट था आपका दोस्तों पादप जगत। ठीक है, तो जंतु जगत हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी जंतु जगत में जितने भी आपके संघ थे, लगभग 11 संघ थे दोस्तों। 11 संघों को लेकर मैंने दोस्तों कंप्लीट थ्योरी मैंने आपके लिए बता दी है। तो दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो वहाँ जाकर अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों, आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पादप जगत। और पादप जगत में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पादप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हार्मोन हुए, विटामिन जैसे हार्मोन होते हैं, पादपों में खनिज होते हैं, तत्व होते हैं, पादपों के रोग होते हैं, पादपों के प्रकार होते हैं, वो सारे टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है दोस्तों, एक एक प्रश्न को, जो थ्योरी है आपकी, हर थ्योरी के हर पॉइंट को दोस्तों अच्छी तरह समझना है, देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोट्स अवश्य बनाने हैं, और नोट्स बनाते समय उन्हें एक बार रिवाइज अवश्य कर लिया करें। ठीक है, और ये दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों, ये जितनी भी क्लासें आपकी चल रही हैं, आपकी ALP से ग्रुप डी से लेकर दोस्तों RRB JEE तक का कोई सा भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। क्योंकि मैंने दोस्तों जो थ्योरी आपके लिए कराई है ना, वो कराई ही इसी प्रकार से है, ताकि आपका JEE तक का भी एग्ज़ाम आप यहाँ से क्लियर कर सको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं शुरू। और टॉपिक है आपका पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक यानी पादप जगत, पादपों से रिलेटेड जो विज्ञान है उसे कहते हैं हम दोस्तों वनस्पति विज्ञान, वनों के बारे में जानना। ठीक है दोस्तों, तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो होता है दोस्तों, वो थे आपके कौन? थियोफ्रास्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम यानी दोस्तों पादपों का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये आपको समझ में आ गया। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? थियोफ्रास्टस। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं पादपों के लक्षण के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब हम पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पादपों के लक्षण के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम पता लगाएंगे कौन सा पादप है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पादपों के लक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पादप स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब है दोस्तों स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, शिशु पादप में प्रकाश संश्लेषण तना व पत्तियां दोनों द्वारा होता है, लेकिन वयस्क पादप में केवल पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है लक्षणों में, कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे का प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस व जल का उपयोग करते हैं, तथा ग्लूकोज व वायु प्राणवायु ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अतः अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में, उससे कम नीले रंग के प्रकाश में, और सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, तो लाल में, सबसे कम हरे में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ाई जो अगला पॉइंट है दोस्तों, कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण बनी हुई गैस O2 गैस जल से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है। और आपका
एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है दोस्तों ये। और एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2000 ये अभी वाला, यहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, C6H12O6, जैसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को कोशिकाओं का ईंधन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आपको याद रखना है पॉइंट कि पादपों में लवक पाए जाते हैं जो जंतु में अनुपस्थित होते हैं। जंतु में लवक नहीं पाए जाते, जैसे हरा, लाल, पीला लवक होते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, पादपों में जो है रंग प्रदान होता है पादपों के लिए। जैसे आपने फूल पत्ती देखी होंगी, किसी की लाल है, किसी की पीली है, किसी की हरी है, किसी की नीली है। तो क्यों होता है, लवकों के कारण। तो इस प्रकार दोस्तों लवक जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक जो कलर प्रदान करते हैं, अवर्णी जो कलर प्रदान नहीं करते, हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं। लवक ये रहे दोस्तों आपके। लवक 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक जिन्हें हम दोस्तों क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये वर्णी लवक जो शब्द है ना, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन वर्णी लवक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, क्रोमोप्लास्ट। तो ये शब्द ज़्यादा दिया जाता है, ये शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी यानी दोस्तों क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी यानी दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक यानी दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। तो वर्णी लवक दोस्तों रंग प्रदान करते हैं, ये भोजन का संग्रहण करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ये हरा रंग इनका होता है। वर्णी लवक का मतलब एग्जाम्पल आपको याद रखना, जैसे टमाटर का रंग होता है दोस्तों टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण। बैंगन का नीला कलर, बैंगनी रंग जो होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। पीले पुष्प जो होते हैं ज़ैंथोफिल के कारण होते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं कि किस चीज़ का रंग किसके कारण होता है। और रंग जो होता है दोस्तों वो क्यों होता है, वर्णी लवक के कारण, वर्ण यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण। वहीं अगला है दोस्तों आपका अवर्णी लवक यानी दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है दोस्तों, भोजनों का संग्रहण करना। तो इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन का संग्रहण करता है, इलियोप्लास्ट वसा का, और एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों हम। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, पेड़ पौधों का हरा रंग हरित लवक में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्ण क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में त्वचा व बालों का रंग निर्धारण करने वाला वर्णक जो होता है वो होता है दोस्तों मेलेनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आपको याद रखना है, पादपों कोश का भित्ति पाई जाती है जिसका जंतुओं में अभाव होता है। जंतुओं को कोश का भित्ति नहीं पाई जाती, पादपों में पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह पादपों को सबसे स्पष्ट लक्षण होता है, ठीक है दोस्तों। क्या, जो कि कोश का भित्ति का पाया जाना, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हम दोस्तों जंतुओं में और पादपों में अंतर कर सकते हैं। ये भी एक अंतर करने का कारण है कि जंतुओं में कोश का भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादपों में कोश का भित्ति पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों पादपों का वर्गीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पादपों का वर्गीकरण किसके आधार पर, भ्रूण के निर्माण के आधार पर। जैसे पादप होते हैं तो जब उनमें जैसे बीज लगता है तो भ्रूण बनता है, तो उसमें किस किस प्रकार से भ्रूण बनता है, किस किस प्रकार से उसमें हम उनको जो है उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके आधार पर हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों कि पादप जगत का वर्गीकरण सबसे पहले ओस्टवाल्ड टिप्पो ने किया था। किसने दोस्तों, ओस्टवाल्ड टिप्पो साहब ने। तो आपसे पूछा जाता है कि पादप का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। अब चलिए दोस्तों भ्रूण के आधार पर हम समझते हैं कि पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप होते हैं दोस्तों आपके पास 2 प्रकार के। एक तो थैलोफाइटा यानी दोस्तों जलीय जो होते हैं, ये इनमें थैले जैसी संरचना होती है, क्योंकि एयर भरी हुई होती है तभी तो ये तैर पाते हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, भ्रूण नहीं बनता। एक होता है दोस्तों एम्ब्रियोफाइट, इनमें भ्रूण बनता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि एम्ब्रियोफाइट को भी आगे संवहन ऊतकों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है ट्रैकियोफाइटा, ठीक है दोस्तों।
और ये है दोस्तों थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा की लक्षण है, जैसे कि बेपादप जिनका शरीर सूकाय होता है। सूकाय का मतलब फूला हुआ, जिनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। थैलस से ही थैलेफाइटा का शब्द बना है। थैलेफाइटा शब्द जो जीव होते हैं, जैसे शैवाल होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। थैलोफाइटा के ये एग्जाम्पल आपने देखा हो, काई देखी होगी ना पानी में कभी भी, जैसे गांव में पोखरें होती हैं, तालाब होते हैं, तो उनमें आपने काई देखी होगी, तो वो क्या है? शैवाल ही तो है, वो कवक ही तो है, तो वो भी एक पादप का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये सारे थैलोफाइटा हैं, जैसे शैवाल, जीवाणु, कवक। बात करते हैं दोस्तों हम एम्ब्रियोफाइट के प्रकार के बारे में, जो कि ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट हैं। तो ब्रायोफाइट, इनमें क्या होता है दोस्तों? इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है। ये प्रथम भ्रूणीय पादप, प्रथम स्थलीय पादप हैं, और पादप जगत का उभयचर इन्हें हम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? उभयचर। क्योंकि ट्रैकियोफाइटा, इनमें क्या होता है दोस्तों? इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था ना, ये रहा दोस्तों, ये ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा को भी अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे पहला है दोस्तों टेरिडोफाइटा, दूसरा है जिम्नोस्पर्म, तीसरा है एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा क्या होता है दोस्तों? इसमें इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें दोस्तों जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। प्रथम संवहनी पादप इन्हें हम कहते हैं। इनमें जड़ व तना जैसी व पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। पुष्प होता नहीं है। इन्हें वानस्पतिक सर्प भी कहते हैं। और प्रथम सफल स्थलीय पादप इन्हें हम कहते हैं टेरिडोफाइटा को। अब बात करते हैं दोस्तों जिम्नोस्पर्म को, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो है क्या दोस्तों? प्रथम पुष्पीय पादप हैं ये, प्रथम बीजीय पादप, जड़ तना पत्ती उपस्थित होती हैं। कम बीज का आवरण, यानी बीज पर आवरण नहीं पाया जाता है। ये जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। वहीं बात करें दोस्तों एंजियोस्पर्म की, तो प्रथम फलयुक्त पादप, सबसे विकसित पादप, बीज पर आवरण पाया जाता है। ये दोस्तों एंजियोस्पर्म की विशेषता है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आया होगा दोस्तों। और नहीं आए, फिर भी समझ में नहीं आए, तो दोस्तों एक दो बार जब आप वीडियो को रिवाइज करोगे तो अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये गारंटी मेरी है, बशर्ते आपको बस दोस्तों जो चीज़ मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला है आपका, अब यहाँ पर हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जैसे कि शैवाल, कवक, जीवाणु, ये हमने पढ़े थे ना, तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शैवाल के बारे में, कि शैवाल क्या है, किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है शैवालों का अध्ययन। जिस तकनीकी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का अर्थ है दोस्तों सी बीड, यानी सी यानी समुद्री, बीड माने क्या दोस्तों? बीड माने क्या? बीड माने होता है दोस्तों वनस्पति। ठीक है, समुद्री वनस्पति से हम कहते हैं। शैवाल सबसे कम विकसित पादप होते हैं। अगला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, शैवालों की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। और शैवाल जो होते हैं दोस्तों स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों शैवालों के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला है दोस्तों परजीवी शैवाल। तो इसमें आपको याद रखना है, जिसमें पहला है दोस्तों ज़ूक्लोरेला नामक शैवाल हाइड्रा के शरीर में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अगला है दोस्तों सिफेल्यूरोज नामक शैवाल चाय व कॉफ़ी में कीट रोग पैदा करता है। वहीं प्रोटोडर्मा शैवाल जो है कछुए की पीठ पर पाया जाता है। तो अगला है दोस्तों ओसिलेटोरिया नामक जो शैवाल होता है दोस्तों, ये मानव की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शैवाल हैं आपके परजीवी।
तो ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, अगली चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों शैवाल के बारे में, कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। जलीय तंत्र में शैवाल की उत्पादक की भूमिका निभाते हैं और क्लोरेला शैवाल में विश्व में सर्वाधिक प्रोटीन अंश पाया जाता है। अतः क्लोरेला शैवाल की अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहते हैं और क्लोरेला से ही क्लोरीन औषधि बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखनी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोटीन के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में 42%, फिर उसके बाद दोस्तों सबसे कम पाया जाता है इस ये जो क्रम दिया है यहाँ पर, सबसे कम पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में 42%, फिर उससे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों मशरूम में 52%, फिर उससे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों साइरुलिना शैवाल में 65%, फिर उससे भी ज़्यादा पाया जाता है क्लोरेला शैवाल में, यानी लगभग 270% प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस में कितना प्रोटीन पाया जाता है। अब अगला शैवाल है दोस्तों अल्वा नामक शैवाल, जो है समुद्री सलाद इसे हम कहते हैं। और माइकोसिस्टी शैवाल को दोस्तों दैत्याकार समुद्री घास कहते हैं। लेकिन शैवालों में सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें और दी गई हैं। आगे अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, शैवालों में सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों ट्राइकोडेस्टियम डेस्मियम इरिथ्रियम शैवाल के कारण समुद्रों में लाल तरंगों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, लेशमीनिया शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, अतः इसका उपयोग घेंगा के उपचार में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला आपको वो याद रखना है दोस्तों, अगार अगार एक पोषक माध्यम है जिसे दोस्तों जिलेडियम व ग्रेसिलेरिया नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका उपयोग ऊतकों से अंग बनाते समय पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह भोजन के रूप में आइसक्रीम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? अगार अगार का। और कुछ इसके एग्जाम्पल हैं किसके दोस्तों? एल्गी के ही। ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि कारा, नाइट्रिला और क्लेमाइडो, मोनस, स्पाइरोगायरा, बॉल बॉक्स, ये सारे इसके सारे क्या हैं दोस्तों? शैवाल हैं। और जितने शैवाल थे सभी के एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम आगे और पढ़ने वाले हैं दोस्तों जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं जीवाणु के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ल्यूवेनहॉक को जीवाणु का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1676 में दांतों के खुरचन में की। जीवाणु नाम जो है दोस्तों एरेनबर्ग द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ है दोस्तों स्मॉल स्टेक। जीवाणु को मोनेरा जगत में रखा जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यानी दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड व अमीनो अम्ल का मिश्रण। तो किसकी बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक जीव हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं केंद्र कम्बिक्ष होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। प्रोकैरियोटिक होने के कारण जीवाणु में केंद्रक झिल्ली व झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःपरिवर्ती जाल का गोल्जिका आदि नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कोशिका झिल्ली से बनी हुई संरचना मीजोसोम ऊर्जा का निर्माण का कार्य करती है। तो जीवाणु को ऊर्जा किससे मिलती है? मीजोसोम के द्वारा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जीवाणु मुख्य डीएनए के अतिरिक्त एक डीएनए पाया जाता है जो कि बर्तुल यानी वृत्तीय होता है, जिसे दोस्तों प्लाज्मिड कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, प्लाज्मिड जैव प्रौद्योगिकी में जीनों को स्थानांतरित करते समय जीनों के वाहक का कार्य करता है। अगला याद रखना है दोस्तों, PBR 322 एक प्लाज्मिड है, जिसमें P का अर्थ है दोस्तों प्लाज्मिड, B एंड R का अर्थ है बोलीवर व रोडरिज वैज्ञानिक, एवं 322 का अर्थ है प्रयोग संख्या 322। तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, ना ही पूछा गया है। हालांकि JEE वालों के लिए बोल रहा हूँ, NTPC वालों को वहाँ पूछा जा सकता है।
CGL हाई लेवल हो जाता है, वहाँ पूछा जा सकता है। हालांकि ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं में मुश्किल है ऐसा प्रश्न पूछना। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। अगला है पॉइंट है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंसिस जीवाणु से प्राप्त आईटी प्लाज्मिड का उपयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जीवाणु द्विविखंडन द्वारा जनन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीवाणु की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु लैव यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है और यह दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वैज्ञानिक बेटिंग एंड बेस्ट ने इकोलाई जीवाणु का प्रयोग करते हुए मधुमेह रोग के इलाज के लिए मानव इंसुलिन का निर्माण किया, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, हिमोलिन। और अगला आपको याद रखना है, खूनी बरसात यानी दोस्तों रक्त वर्षा जीवाणु के कारण होती है। और कौन सा जीवाणु है दोस्तों, ट्रिटेनफोलियम। तो ये चीज़ें आपको जीवाणु के बारे में याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों, जीवाणुओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो जीवाणु होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, यानी आद्य जीवाणु इसे हम कहते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले जीवाणु हैं, जिन्हें पृथ्वी पर आने वाले प्रथम जीव माना जाता है। कौन दोस्तों, आर्कीबैक्टीरिया। और ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं आपको, जिसमें पहला है अति लवणीय जल में रहने वाले जीवाणु को हेलोफिलस जीवाणु कहा जाता है। वहीं दोस्तों उच्च तापमान वाले क्षेत्रों या गर्म जल के झरनों में पाए जाने वाले जीवाणु को थर्मो एसिडोफिलस के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं के शरीर में एवं गोबर में पाए जाने वाले जीवाणु को मेथेनोजन जीवाणु कहते हैं। तो ये तीनों जीवाणु आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं यू बैक्टीरिया, जो कि वास्तविक जीवाणु आपके कहलाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यू बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति, साथ में एक पक्षाव व जिसे हम दोस्तों फ्लैजिला भी कहते हैं, वो इसमें पाया जाता है। ये सामान्यतः परपोषी होते हैं, यानी परपोषी का मतलब है दोस्तों दूसरे जीवों पर आश्रित, यानी दोस्तों दूसरे जीवों से ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कुछ यू बैक्टीरिया परपोषी भी होते हैं, जैसे नीलहरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया इन्हें हम कहते हैं। अब चलिए दोस्तों नीलहरे शैवाल के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, यानी दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। ये वास्तव में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ये पृथ्वी पर आने वाले पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी पर आने वाले पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों, नीलहरे शैवाल, जिसमें एग्जाम्पल इसके आपको याद रखने हैं दोस्तों, राइजोबिरिया, एनाविना, नोस्टॉक और नीलहरे शैवाल तो है ही आपका। तो ये 4 जीवाणु आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य जीवाणु के बारे में, जो कि यहाँ पर क्रम में इनके बारे में दिया गया है। जैसे पहला है दोस्तों, लेग्यूम पादपों की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। आगे आपको याद रखना, लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली प्रोटीन लेग हीमोग्लोबिन है, और तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन है दोस्तों निफ जीन। अगला है दोस्तों, मुक्त रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु को कहते हैं दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम व एजोटोबैक्टर जीवाणु। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, वह जीवाणु जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को घटा देता है उसे कहते हैं दोस्तों बिनाई ट्रिकारी जीवाणु, यानी दोस्तों थायोबैसिलस जीवाणु। अब अगला आपको याद रखना है दोस्तों एनावीना नामक नीलहरे शैवाल जो होता है दोस्तों एजोला टेरिडोफाइट के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, इसलिए एजोला को भी जैव उर्वरक के रूप में व अच्छे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है, लेग्यूम पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु व एजोला के साथ एनावीना दोनों सहजीवी नाइट्रोजन
नाइट्रोजन स्त्रीकारी हैं। कौन कौन से दोस्तों? राइजोबियम जीवाणु और एक एजोला जीवाणु के साथ जो एनावीना होता है वो सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारी होता है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं जीवाणुओं के बारे में। तो जीवाणु मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाने वाला डीएनए वह डीएनए जो जीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है वो होता है दोस्तों प्लाज्मिड। अगला आपको याद रखना है, ट्यूमर के उपचार में काम आने वाला आईटी प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिनेसियस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप भूल जाइए। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों पाश्चुरीकरण की, जो कि जीवाणुओं से ही रिलेटेड है। तो पाश्चुरीकरण क्या है दोस्तों वो हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, वह विधि जिसके द्वारा दूध को उच्च ताप पर गर्म करके पुनः ठंडा किया जाता है, जिससे जीवाणुओं के पैदा होने की क्षमता जो है घट जाती है, यानी दर जो है घट जाती है, ताकि वो दूध में जो है जो दोस्तों जीवाणु जो पनपे ना। पाश्चुरीकरण ताप जो है दोस्तों 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 15 सेकंड के लिए किया जाता है, जबकि 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका जीवाणु, शैवाल, कवक, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा के बारे में, जिसे दोस्तों पीपीएलओ यानी दोस्तों प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसे भी दोस्तों मोनेरा जगत में रखा जाता है, और यह दोस्तों सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है, जिसका साइज होता है दोस्तों 1.1 से 1.3 माइक्रोमीटर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये साइज पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है, यह भी एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक जीव है जो अवायवीय होता है, और माइक्रोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आज का आपका टॉपिक था। अब आगे के टॉपिक जो हैं, जैसे कि दोस्तों खनिज हुए, रोग हुए, पादप जैसे जड़ हुए, जड़ का क्या कार्य होता है, फ्लोएम का क्या कार्य होता है, तने का क्या कार्य होता है, जाइलम का क्या कार्य होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, तो आपको इस चैनल पर बने रहना है दोस्तों। सारी चीज़ें जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो फॉलो करती रहनी है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से देखनी है, समझनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।